नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमारा चैप्टर चल रहा है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केनों के रासायनिक गुण, हैलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसमें हमने पढ़ा जो हैलो एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हें 3 भागों में बांटते हैं। पहली हमने पढ़ा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसी टॉपिक में आगे जो हैलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है उनकी क्रियाविधि। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है हैलो एल्केनों की, वो 2 प्रकार से संपन्न होती है। हैलो एल्केनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार से संपन्न होती है। पहली वेरी इंपॉर्टेंट द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसे शॉर्ट में कहते हैं SN2 अभिक्रिया। देखो SN2 अभिक्रिया क्या होती है। देखो जब ये मेथिल क्लोराइड है, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, जब इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं मेथिल एल्कोहल बनता है, NaOH बनता है। और इसमें से ये जो OH है ये ऋणायन है। और ऋणायन क्या होता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन इसके पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये नाभिक स्नेही है, ये धनावेश की ओर आकर्षित करता है क्योंकि इस पर ऋणावेश होता है। तो ये क्या है, नाभिक स्नेही है। तो NaOH से हमें नाभिक स्नेही OH प्राप्त होता है। और ये जो OH होता है न्यूक्लियोफाइल, ये Cl को विस्थापित कर देता है और Cl हट जाता है क्लोराइड आयन के रूप में, और ये क्या बनता है CH3OH, है ना। जैसे ये क्लोराइड आयन है ना, ये कहीं के साथ में जुड़ा होता है Na के साथ में। तो ये एक द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 होती है कहलाती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया। कोटि 2 होने का मतलब क्या है, वह अभिक्रिया कोटि 2 होने का मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे इस अभिक्रिया में NaOH और मेथिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया में जो इस अभिक्रिया का वेग है वो इन दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है ना। या कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो ये एल्किल हैलाइड है और इससे प्राप्त जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए ये एक SN2 अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। देखो जब हम NaOH को CH3Cl के साथ में मिलाते हैं तो ये जो OH है नाभिक स्नेही और ये एल्किल हैलाइड, इनके बीच में अन्योन्य क्रिया शुरू हो जाती है। उसमें ये जो कार्बन क्लोरीन आबंध है ये बंध दुर्बल होना शुरू हो जाता है, और ये जो OH है इस OH के और कार्बन के बीच में आबंध बनना शुरू हो जाता है। कार्बन और O के बीच में आबंध बनना शुरू हो जाता है, और कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आबंध टूटना, ये आबंध दुर्बल होना शुरू हो जाता है। और जब ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती है, मतलब आबंध बनने की और C के बीच में आबंध बनने की और कार्बन और क्लोरीन के बीच में आबंध टूटने की, ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती है ये साथ साथ होती है। और संक्रमण की स्थिति में जब ऐसा होता है, O और C के बीच में आबंध बनना शुरू हो गया, C और Cl के बीच में आबंध टूटना शुरू हो गया, तो जब ऐसा होता है तो ये जो 3 कार्बन हाइड्रोजन आबंध है ये इस OH
ये जो नाभिक स्नेही है इससे ये दूर हटना शुरू हो जाते हैं और ये तीनों आबंध जो है वो एक ही तल में आ जाते हैं, यहाँ इसमें दिखाया गया है। और ये O और C के बीच में आबंध बनना शुरू हो जाता है, कार्बन क्लोरीन के बीच में आबंध टूटना शुरू हो जाता है। और संक्रमण की स्थिति में जो ये कार्बन हाइड्रोजन 3 आबंध है, एक ये इस नाभिक स्नेही से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। और संक्रमण की स्थिति में ये तीनों कार्बन हाइड्रोजन आबंध एक ही तल में होते हैं, तथा जो ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है और ये जो हटने वाला नाभिक स्नेही है, ये इस कार्बन परमाणु से आंशिक रूप से जुड़े होते हैं। यानी कि संक्रमण की स्थिति में जो कार्बन है वो 5 अन्य परमाणुओं के द्वारा जुड़ा होता है। और जैसे जैसे ये नाभिक स्नेही OH इस कार्बन के ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध है ये इससे दूर हटना शुरू हो जाते हैं और ये कार्बन क्लोरीन आबंध जो है ये और ज़्यादा दुर्बल होकर के ये टूट जाता है और इस वजह से ये Cl टूट जाता है। तो इस वजह से इस कार्बन का जो विन्यास है वो उलट जाता है और विन्यास के उलटने को कहते हैं प्रतिपन। यानी कि जब आक्रमणकारी अभिकर्मक इस कार्बन परमाणु पर अटैक करता है तो पहले एक ये संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और ये जो संक्रमण अवस्था है इसमें मतलब OH कार्बन से आंशिक रूप से जुड़ा होता है और ये Cl भी आंशिक रूप से जुड़ा होता है। ये O और C के बीच में आबंध बनना शुरू होता है, CCl के बीच में आबंध टूटना शुरू होता है। और संक्रमण की स्थिति में और दोनों प्रक्रियाएं ये साथ साथ होती है। संक्रमण की स्थिति में ये 5 परमाणु इस कार्बन से जुड़े होते हैं और जैसे जैसे ये OH इसके समीप पहुंचता है कार्बन के, तो ये जो H3CH आबंध है ये इस नाभिक स्नेही से और दूर हटते जाते हैं और ये कार्बन क्लोरीन बंध दुर्बल होता जाता है, ये बंध टूट जाता है। तो जिस वजह से इस कार्बन का विन्यास उलट जाता है, इसे कहते हैं विन्यास का प्रतिपन, इन्वर्जन। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे तेज हवा में जो छाता होता है ना वो उलट जाता है, उसी प्रकार से जब एल्किल हैलाइड पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो इस कार्बन परमाणु का जो विन्यास है वो उलट जाता है। अच्छा, ये देखो आप यहाँ पे ये 4 संयोजकता 4 आबंध देख रहे हैं। यहाँ पर ये एक मोटी रेखा है और देखो हमें ये मालूम है कि जो कार्बन परमाणु होता है उसकी सहसंयोजकता 4 होती है और ये जो 4 सहसंयोजकताएं होती है ये एक समचतुष्फलक के 4 कोनों की ओर दिष्ट होती है। 4 संयोजकताएं 4 सहसंयोजी आबंध बनाती हैं। अब देखो इनमें से ये जो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 संयोजकताएं हैं ये एक ही तल में नहीं है। ये जो मोटी रेखा है इसका मतलब ये है कि ये दर्शक की ओर है। जैसे अगर हम इस बोर्ड को तल माने तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इस तल से बाहर की ओर है, ये इस तल से बाहर की ओर है और ये जो कटी लाइन है कार्बन हाइड्रोजन आबंध ये इस तल के अंदर की ओर मतलब दीवार से अंदर की ओर है। और जबकि ये दोनों हाइड्रोजन और ये Cl जो है ये इस ब्लैक बोर्ड के तल में है। तो इनका विन्यास इस प्रकार से होता है। ये चारों आबंध एक ही तल में नहीं होते। ये संक्रमण अवस्था है। संक्रमण अवस्था में कार्बन परमाणु 5 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है और ये अवस्था बड़ी अस्थायी होती है। इसको मिश्रण से यौगिक के रूप में इसको पृथक नहीं किया जा सकता। तो
इसमें आपको ध्यान रखना है कि SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं। SN2 अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 होती है। और कोटि 2 कैसे है, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग, ये एक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही, और अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारकों की सांद्रता पर, एक तो नाभिक स्नेही और ये हैलो एल्केन, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और इस अभिक्रिया में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो अणु में पीछे से अटैक करता है, और जिससे कार्बन का जो विन्यास है वो उलट जाता है। तो ये हो गया आपका द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ, तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा था कि जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें कार्बन परमाणु का विन्यास उलट जाता है। देखो, विन्यास से क्या समझते हैं आप। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, या जो कार्बन के जो 4 सहसंयोजी बंध होते हैं वो चतुष्फलकीय ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। देखो, जैसे यहाँ देख सकते हैं, त्रिविम में कार्बन से जुड़े क्रियात्मक समूहों की व्यवस्था विन्यास कहलाती है। त्रिविम में कार्बन से जुड़े समूहों की व्यवस्था विन्यास कहलाती है। नीचे दी गई संरचना को सावधानी पूर्वक अभी देखेंगे हम। यह एक यौगिक की 2 संरचनाएं हैं। एक यौगिक की, ये भी ये यौगिक और ये यौगिक, एक ही यौगिक की 2 संरचनाएं हैं। इनमें कार्बन से जुड़े क्रियात्मक समूहों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न है। संरचना ख, संरचना क का ये संरचना इस संरचना का दर्पण प्रतिबिंब है। हम कह सकते हैं कि संरचना ख में कार्बन का विन्यास संरचना क में कार्बन के विन्यास का दर्पण प्रतिबिंब है। देखो, ये एक यौगिक है और ये इस यौगिक का ये दर्पण प्रतिबिंब है। देखो, इसमें क्या है, कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती है। ये जो मोटी वेज है, मोटी जो ये लाइन है, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन की ये जो 4 सहसंयोजी आबंध है, ये चारों आबंध एक ही तल में नहीं है। इनमें से ये वाला आबंध जो है ये दर्शक की ओर है। ये कटी लाइन वाला आबंध, ये मतलब ये कागज के तल से सामने की ओर, ये दर्शक की ओर है। और ये वाला आबंध ये कागज से तल के नीचे की ओर है। जबकि कार्बन Br और कार्बन I आबंध जो है ये कागज के तल में है। चारों आबंध एक ही तल में ये नहीं है। तो ये जो 4 सहसंयोजी बंध है, तो ये इनकी ये त्रिविम व्यवस्था होगी, चतुष्फलकीय व्यवस्था ये कहलाती है। देखो, ये और ये दोनों यौगिक एक ही है, लेकिन ये इनका जो विन्यास है वो अलग अलग है। इनका विन्यास जो है वो अलग अलग है। इसमें देखो, जैसे ये Cl है, ये कार्बन के, इसे दाईं ओर समझ सकते हैं। इधर ये इस कार्बन के ये बाईं ओर है ना। ये H इधर है, ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। विन्यास अलग अलग है। देखो, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा दायां हाथ जो है ना, दायां हाथ को अगर हम दर्पण में देखें तो वो हमें बायां हाथ दिखाई देता है। अगर हम बाएं हाथ को दर्पण में देखें तो दायां हाथ दिखाई देता है। लेकिन दोनों का जो विन्यास है वो अलग अलग है। दोनों का विन्यास क्या है, वो अलग अलग है। तो ये विन्यास आपको पता होना चाहिए। इस यौगिक में और ये यौगिक में ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इनका जो विन्यास है वो दोनों का अलग अलग है। इस अभिक्रिया में, ये जो SN2 अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही अवशिष्ट समूह युक्त, मतलब हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन परमाणु के निकट आता है। SN2 अभिक्रिया में जो नाभिक स्नेही होता है वो
हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन परमाणु के निकट आता है, अतः कार्बन परमाणु पर अथवा उसके निकट उपस्थित स्थूल समूह बल्कि ग्रुप प्रभावशाली अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस निरोधक प्रभाव उत्पन्न करता है। सामान्य एल्किल हैलाइडों में जो मैथिल हैलाइड होता है ये सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है। जो सामान्य हैलाइड होते हैं उनमें ये जो मैथिल हैलाइड है ये सबसे आसानी से शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसमें केवल 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। देखो जैसे ये मैथिल हैलाइड है, इसमें ये कार्बन परमाणु है, यहाँ पर ये कार्बन परमाणु है, ये इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये हाइड्रोजन परमाणु ये छोटे होते हैं, तो और ये न्यूक्लियोफाइल इनके छोटे होने की वजह से कार्बन परमाणु, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु छोटे होते हैं तो इस न्यूक्लियोफाइल की जो पहुंच होती है कार्बन तक अप्रोच, वो आसानी से इस पर अटैक करता है। तो इस वजह से जो मैथिल हैलाइड होता है उसकी SN2 अभिक्रिया सबसे शीघ्रता से होती है। जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। SN2 अभिक्रिया के प्रति जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो स्थूल समूह होता है वो आगमनकारी नाभिक रागी या नाभिक स्नेही के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। देखो ये वाला ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर देखो ये कार्बन परमाणु है, एक CH3 समूह ये जुड़ गया, एक CH3 ये जुड़ गया, एक CH3 ये जुड़ गया। तो ये स्थूल समूह होने की वजह से ये जो नाभिक स्नेही है इस कार्बन तक इसकी पहुंच जो है वो कठिन हो जाती है। तो इस वजह से ये रास्ते में इसके अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इस वजह से जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN2 अभिक्रिया के प्रति उनकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है। जबकि देखो जो मैथिल क्लोराइड होता है इसकी SN2 अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता जो है सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें कार्बन से केवल छोटे हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जिससे ये नाभिक नहीं आसानी से इस कार्बन से अटैक करता है। जैसे जैसे इस कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, जैसे इस पर एक ये CH3 समूह, एक H की जगह एक CH3 समूह आ गया, तो जैसे जैसे हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तो इस न्यूक्लियोफाइल की इस कार्बन तक अप्रोच जो है वो घटती जाती है। तो जैसे इसमें एक एल्किल समूह और बढ़ गया है ना, H की जगह एक CH3 समूह और बढ़ गया, तो ये और ज़्यादा इसकी अभिक्रियाशीलता कम हो गई। अब इसमें इस H की जगह एक और मैथिल समूह जुड़ गया है ना, ये तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है। तो जो मैथिल हैलाइड होता है उसकी SN2 अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, जबकि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी SN2 अभिक्रिया के प्रति जो अभिक्रियाशीलता होती है वो सबसे कम होती है। इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एल्किल हैलाइडों में। अभी हमने पढ़ा SN2 अभिक्रिया। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। पहली द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी जो हमने अभी पढ़ी, और दूसरे वाली है ये
एकाणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसे बोलते हैं SN1 रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब है एकाणु। तो SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो SN1 अभिक्रिया वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जिसकी कोटि 1 होती है। कितनी होती है कोटि? जिसकी कोटि 1 होती है, वो अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 होती है ना, वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 होती है उसे कहते हैं SN1 अभिक्रिया। और कोटि 1 होने का मतलब क्या होता है? कोटि 1 होने का मतलब होता है कि अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण देखते हैं ये जो SN1 अभिक्रियाएं हैं ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे जल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, इनमें ध्रुवीय सहसंयोजक बल होते हैं अणुओं के बीच में। तो ये SN1 अभिक्रियाएं ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में संपन्न होती है। जैसे ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया जब हम KOH के साथ में कराते हैं या NaOH के साथ में कराते हैं तो ये KBr बन जाएगा और ये OH Br की जगह आ जाता है। तो यानी कि प्रतिस्थापन हो गया है ना। और इसको हम देखो OH समूह Br को प्रतिस्थापित कर रहा है ना, OH आ गया Br की जगह। तो इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट रूप में ये इस तरीके से लिखा, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है और इससे ये हमें नाभिक स्नेही प्राप्त हुआ, ऋणायन है ना, नाभिक स्नेही, ऋणायन धनावेश की ओर है ना आकर्षित होते हैं। तो ये नाभिक स्नेही इस ब्रोमाइड को ब्रोमाइड आयन के रूप में प्रतिस्थापित कर देता है और ये बनता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। और देखो ये एक SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया कैसे है? देखो ये जो अभिक्रिया होती है ये इस प्रकार से संपन्न होती है। ये जो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है इस कार्बन से 3 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। ये 2 स्टेप में अभिक्रिया होती है। पहले स्टेप में ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश होता है। तो पहले इस बंध का हेट्रोलिटिक विदलन होता है, इस बंध का हेट्रोलिटिक विदलन होता है। हेट्रोलिटिक विदलन होने पर यह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ब्रोमीन के पास में चला जाता है। तो इस वजह से ब्रोमीन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है और इस कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। तो ये कार्बोधनायन बनता है। ये क्या बनता है? कार्बोधनायन। और इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। तीनों ये जो आबंध है कार्बन कार्बन ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब वापस ये दोनों मिलकर इसमें परिवर्तित होते रहते हैं। और ये जो पहले वाला स्टेप है ये बहुत मंद होता है। इस स्टेप का जो वेग होता है क्या होता है? बहुत कम होता है। और जब ये कार्बोधनायन बन जाता है तो फिर इस कार्बोधनायन पर ये जो नाभिक स्नेही है इसका आक्रमण होता है, ये इसके साथ में जुड़ जाता है और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये बनता है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखो ये अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है वो SN1 अभिक्रिया होती है। देखो अगर कोई अभिक्रिया कई स्टेप में हो रही है तो जो अभिक्रिया का सबसे मंद स्टेप होता है वही उसका वेग निर्धारक स्टेप होता है। वही किसी अभिक्रिया का जो सबसे मंद स्टेप होता है, सबसे मंद पद कहो या उसे सबसे मंद चरण कहो, वही अभिक्रिया का वेग निर्धारक स्टेप होता है। क्योंकि ये अभिक्रिया का वेग निर्धारक स्टेप है, इसका हेट्रोलिटिक विदलन होता है। तो इस सबसे मंद स्टेप में भाग लेने वाले जो अणु है वो एक है।
केवल एक अभिकारक है, एक अभिकारक की सांद्रता पर, इस वजह से इस अभिक्रिया का वेग केवल इस टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि OH आयनों की सांद्रता पर। तो इसलिए क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सबसे मंद स्टेप है जिसके द्वारा इसका हाइड्रोलिटिक विदलन होने से ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बो धनायन बनता है। तो इस वजह से ये एक SN1 अभिक्रिया है। और ये जो कार्बो धनायन बनता है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, जितना ज़्यादा अस्थाई होता है, अभिक्रिया जो है वो इस हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन उतना ही ज़्यादा आसानी से होता है। कार्बो धनायन जितना ज़्यादा अस्थाई होगा, इस हैलोजन परमाणु का विस्थापन प्रतिस्थापन उतने ही आसानी से होता है और अभिक्रिया उतनी ही ज़्यादा तेजी से होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है। यहाँ देखिए एल्किल हैलाइडों में 3 डिग्री यानी कि जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं, तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं। जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, वे SN1 अभिक्रिया तेजी से देते हैं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बो कैटायन का जो अस्थायित्व होता है वो सर्वाधिक होता है। हम SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम को संक्षेप में निम्न प्रकार दे सकते हैं। देखिए SN2 अभिक्रिया के लिए ये तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। मतलब जब हम इधर को चलते हैं तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड वो SN2 अभिक्रिया सबसे शीघ्रता से देते हैं, जबकि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN2 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया के प्रति उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। अब SN1 अभिक्रिया के लिए देखो, इस तीर को देखिए, जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रिया शीघ्रता से देते हैं। तो SN1 अभिक्रिया के प्रति जो प्राथमिक हैलाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। इन्हीं कारणों से एलिलिक तथा बेंजीलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार निर्मित कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जैसा कि ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक एलिलिक धनायन है ना, क्योंकि इसमें अनुनाद है। ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अनुनाद के द्वारा देखो, जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, डबल बॉन्ड यहाँ भी पहुँच सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँचता है, तो इसका जो धनावेश है वो इस कार्बन पर आ जाता है। तो क्योंकि ये एलिलिक जो धनायन है ना, ये कहीं से प्राप्त होगा? एलिलिक हैलाइड से, है ना। यहाँ पे जैसे Cl मान ले तो एलिलिक क्लोराइड हो जाएगा। तो जो और ये नीचे बेंजीलिक हैलाइड है, बेंजीलिक हैलाइड से प्राप्त ये धनायन है, इसमें भी अनुनाद होता है, क्योंकि ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए एलिलिक और बेंजीलिक हैलाइड जो है वो SN1 अभिक्रिया आसानी से देते हैं। दोनों क्रिया विधियों में दिए हुए एल्किल समूह के लिए हैलाइड RH क्रियाशीलता का क्रम जो है वो इस प्रकार होता है। जो एल्किल आयोडाइड होते हैं, ये एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, ये सबसे अभिक्रियाशीलता का क्रम है। इसमें एल्किल जो आयोडाइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो आज मैंने आपको कई सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई। आपको इनको बार बार इनको पढ़ना है, और ये जो वीडियो है इसे देखिए अगर बात समझ में नहीं आती,
और इस टॉपिक को अच्छे से याद करिए और बुक्स में जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू। अब अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। थैंक यू।